हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दादी माँ और इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वो कैसी थी, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसा उनके शारीरिक रूपरेखा थी। उस तरीके से उन्होंने वो सब चीज़ें बताई हैं। आपकी भी दादी माँ होंगी तो आप भी इस पाठ को पढ़ते पढ़ते अपनी दादी माँ को ख्यालों में लाइएगा ज़रूर, क्योंकि सभी की दादी माँ लगभग एक जैसी ही होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यानी इतने मौसम देख लेने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि उन्होंने अपनी उम्र काफ़ी हद तक बिता दी है, एक परिपक्व व्यक्ति हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों में उनका मन अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। दरअसल यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब उन्हें दादी माँ की याद आती है ना, तो वो थोड़े से अनमने हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और जो शुभचिंतक मित्र होते हैं वो सामने क्या कहते हैं, चिंता ना करो, छुट्टियाँ आने वाली हैं, चले जाना। मगर पीठ पीछे कहते हैं कि देखो, ज़रा सी कोई बात पता चली होगी और ये कमज़ोर इंसान है और घबरा जाता है और मेरा मजाक उड़ाते हैं। मगर फिर क्या कहते हैं लेखक, वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। यानी लेखक अपने आप को समझाते हैं कि इनकी बातों को सोचना व्यर्थ है। क्यों सोचूं इनकी बातों को, सब कुछ ऐसे ही है, इनकी बातों को सोचने से होगा भी क्या। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी उन्हें बरबस यानी अनायास ही, अचानक ही उनकी आंखों के सामने एक शरद की शीत, शरद बेटा मौसम में क्या होता है, जब धूप जो होती है ना ज़्यादा गर्म लगती है और ना ही ठंड लगती है उस समय में, तो वो मौसम वाकई में बहुत प्यारा लगता है। धूप में बैठना भी पसंद होता है ना। तो उस समय में यानी सुख देने वाली, अगर हम इसको कह सकें कि सुख देने वाली ऐसी एक स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली छाया, यानी इस तरह की शांत स्वभाव करने वाली, मन को सुख देने वाली किसी की छाया उनकी आंखों के सामने उभर उठती है, उन्हें याद आती है। तो सोचिए ज़रा वो किसकी बात कर रहे होंगे। अपनी दादी माँ की। लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार के दिन बच्चों हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक मौसम होता है अश्विन। अश्विन को भी क्वार कहा जाता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं, जब बरसात लगभग चली जाती है और चारों ओर पानी भरा होता है ना, ये वो वाला मौसम होता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है, क्योंकि बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। आप बच्चों समझ सकते हो कि जब बरसात का पानी भरता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर भी पानी जाता है और उससे कहीं कहीं की घास या कुछ बीज, कुछ जड़ें बह बहकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और क्योंकि ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है, आप जानते ही होंगे कि जब बरसात के बाद की धूप होती है तो कितनी चुभने वाली धूप होती है ना। तो उस धूप में जो पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और उसमें पड़ी हुई घास या बीज ना सड़ने लग जाते हैं और सड़कर एक अजीब सी गंध यानी कि महक छोड़ते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, क्योंकि धूप पड़ रही है तो कीचड़ भी सूख गया। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव में तो बच्चे ऐसी ही मस्ती करते हैं ना, तो वो जलाशय जो थोड़ा पानी जहाँ जहाँ पर ठहरा हुआ है, उन जलाशयों में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ये तो सच है कि हर मौसम की अपनी कुछ खास बात होती ही है। आषाढ़ में आम
और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आप भी जानते हैं आषाढ़ में यानी अप्रैल वगैरह में आप जानते हैं ना कि आम मिलते हैं और आम कितने पसंद आते हैं हमें। अगर इसमें आम ना मिले, जामुन ना मिले, गर्मियों में ही जामुन आते तो चलेगा। यानी वो अपने मन की बात बता रहे हैं कि चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा ना मिले, गुड़ ना मिले तो भी कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। अब यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि मौसमी खाने की चीज़ें मुझे मिले ना मिले मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन पानी में कूदना ना मिले तो ज़रा बुरा लगता है। यानी उनका भी मन उसमें कूदने का होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब वो बताते कि अंदर ही अंदर मुझे हुड़क उठ रही थी, अंदर ही अंदर मन कर रहा था, मगर क्या हुआ, 2-1 दिन कूदा तो फिर क्या हुआ, बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें एक तो केयर भी होती है, ना तो ज़्यादा परेशानी होती है, रेस्ट करने को मिल जाता है। लेकिन हल्का हल्का लेखक को बीमार होना अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। देखा ना, उनको एक साधारण सा खाना भी मिल रहा है तो खट्टा खट्टा नींबू उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा, ज्वर यानी बुखार बच्चों, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी टेम्परेचर हाई होता चला गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रज़ाई पर रज़ाई यानी ठंड से बुखार चढ़ा। तो लेखक का इस बार जो बुखार चढ़ा वो बहुत ही तेज़ चढ़ा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब उन्होंने बताया है कि भाई मेरे को तो बुखार था, ज्वर चढ़ा हुआ था, तो मैं चादर लपेटे हुए लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और दादी माँ नहाकर आई और आते ही उन्होंने क्या किया, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी मेरा सर छुआ और पेट छुए। आपकी भी दादी माँ कई बार ऐसी दिखती होंगी ना, टेम्परेचर लेने के लिए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। जैसे दादी माँ नानी माँ यही करती हैं बच्चों, कोई भभूति लगा दी, उनका ऐसा विश्वास होता है कि इसमें कोई शक्ति है और ये बुखार मंदा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। यानी इतने गर्म टेम्परेचर की वजह से शरीर गर्म होता है ना, तो कपड़े से सहलाया करती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बार बार छू के देखती कि ज्वर कम हुआ कि नहीं हुआ। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वाले को परेशान कर देती। यानी वो बार बार क्या करा करती थी, मतलब हमारे साथ बैठकर ध्यान तो दे रही हैं कि भाई कैसा टेम्परेचर है, खुजा भी रही हैं, सहला भी रही हैं, ठीक है, पट्टियाँ भी रख रही हैं, मगर साथ साथ उनका ध्यान और घर के और कामों पर भी हो रहा था और बातों में भी उनका ध्यान जाता रहता है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, यानी वहाँ भी जाकर इसी तरीके से शुरू हो जाती, क्या खाया क्या पिया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताना शुरू कर देती, या किस बीमारी में क्या देना चाहिए, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, यही सब शुरू कर देती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी वो एक जैसे एक्सपीरियंस होने के नाते मतलब बातों में ही बता दिया करती कि इसको मलेरिया है या सरसाम हुआ है या निमोनिया हुआ है। महामारी और विशोचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, ऐसा वो शुद्धिकरण के लिए किया करती थी कि किसी तरह से भाई घर में बीमारी ना आ सके। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा माता के दिन होते हैं तो मम्मियाँ क्या करती है, नीम के पत्ते टांग देती हैं,
कपूर बांध दिया करते हैं, दादी माँ वगैरह है ना, ऐसा कर देते हैं ना। तो ऐसे ही वो भी कुछ चीज़ें किया करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, यानी सबको परेशान कर देती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को भुलाने का जी नहीं होता। भला क्यों? वो इसलिए बच्चों कि उस समय तो दादी देख रेख करती थी। दादी से जो प्रेम मिलता था, उनसे जो सहारा मिलता था, वो अब पराए लोगों से मिलने में वो मन को संतोष नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब घर में शादी हो और दादी माँ उसमें भागीदारी ना निभाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के बाद, तो सोचिए ज़रा उनको कितना आनंद आ रहा होगा जब उन्होंने ये सारे काम बड़े ही रोचक तरीके से और जिम्मेदारी के तरीके से निभाए हों। दिन भर गायब रहती। कहाँ गायब रहती बच्चों? काम के सिलसिले में। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं लेखक, कि दादी माँ यूं तो खुद कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अगर वो खुद वहाँ ना हो, वो अनुपस्थित हो वहाँ पे, तो काम देर से ज़रूर होता था। जैसे आप देखिए स्कूल में अगर टीचर किसी बात के लिए एक डेडलाइन ना दे कि तब तक मुझे काम चाहिए, तो तब तक काम पूरा नहीं होता। या घर में मम्मी या पापा किसी काम के लिए डेडलाइन दे दें, ये काम मुझे आज शाम तक चाहिए, तो काम हो ही जाता है, भले ही वो ना करें। लेकिन अगर वो बाहर जा रहे हैं, कहें कि जब तक हम लौट कर आएँ ये काम हमें पूरा मिलना चाहिए, और फिर आप फटाफट उस काम को पूरा कर देते हैं, है ना। यही चीज़ यहाँ पे बताई है। उन दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी से नाराज़ हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। कोई पड़ोस की चाची हैं तो वो खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही हैं। किसी ने उनसे कर्ज लिया होगा, रामी की चाची ने, मगर अब वो नहीं दे पा रही हैं तो उन पर बिगड़ रही हैं। ठीक है, आगे है, रामी की चाची क्या कहती हैं। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। ठीक है ना, तो वो अपनी मजबूरी उनके सामने बताती हैं। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो पुराने जो बुज़ुर्ग होते हैं बच्चों, वो थोड़ा सा इसे छूत छात को भी मानते हैं कि अगर नहा कर आई उन्हें कोई छू दे बिना नहाया धोया तो वो ऐतराज़ मानती हैं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक कहते कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी। तो दादी क्या बोली, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहों का आशीर्वाद दे रही थी। अब ये तो देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विवल होकर कहा, यानी बड़े भावुक रूप में कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। यहाँ पर रामी की चाची उनकी दादी की
तारीफ कर रही हैं कि मैं ऋण हो गई, यानी मुझे ऋण से मुक्त कर दिया उन्होंने। ऊपर से 10 रुपये भी दे गई कि देखो कोई कमी ना रहे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। वो रामी की चाची इस बात को समझती थी। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। बच्चों, ऐसा पहले हुआ करता था और गाँव में तो आज भी होता है। कोई उत्सव हो ना घर में, ब्याह शादी का, तो रात रात भर गीत गाया करती हैं स्त्रियाँ, और कई दिन पहलों से ही शुरू हो जाते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जिस दिन बारात जाती है उस दिन रात को ना अभिनय यानी एक नाटक होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करते हैं, यानी औरतें इकट्ठी होकर दूल्हा भी वही बनती है, दुल्हन भी, बाराती भी वही, सास ससुर सब कुछ वही बनती हैं और आपस में एक नकली ब्याह करती हैं, और फिर सारा जो कार्यक्रम होता है वो वहीं पर नाट्य रूप में करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी बरामदे में। ठीक है, औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी क्योंकि वो ऐसा नाटक खेल रही थी तो उन्होंने आपत्ति करी कि भाई ये यहाँ नहीं होना चाहिए, लड़का है ये। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा में कौन का मन एक सा होता है, यानी मन बड़ा साफ स्वच्छ होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी वो एक्टिंग ही ऐसी कर रही थी कि उनकी बातों से, उनके डायलॉग से मुझे हंसी आ गई और मेरा भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई, यानी इस तरह से मजाक में जोराजोरी शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ ने उल्टा उन्हीं को धमकाया, मगर प्रेम पूर्वक। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। अब उन्होंने उन्हें चिढ़ाया लेखक को, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। यानी कि जब गलती होती थी बचपन में तो दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते तो हमारी सज़ा जो है कुछ कम हो जाती या हम बच जाते थे सज़ा से। तो उसी प्रकार मैं अभी भी खड़ा हो गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी जो परिस्थितियाँ होती हैं बच्चों, वो क्या होता है कि जीवन को बुरी तरह से झकझोर देता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी दादी माँ एक परिपक्व महिला थी और वो बहुत समझदार थी, परिस्थितियों को खूब भांप लेती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादाजी के चले जाने के बाद वह स्वयं उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। अब आप समझिए, आपको इस बात पे हंसी आ रही होगी, लेकिन ये पुराने बुजुर्गों की एक भाषा हुआ करती है जो कि किसी भी बात की गहराई को समझाने का प्रयास करते हैं। कि यानी एक जो संसार है वो इतना घिनौना लगता है कि इसमें धोखा ही धोखा है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। अब यहाँ दादाजी का धोखा क्यों कहा, दादाजी को धोखेबाज क्यों कहा, कि वे सदा कहते थे कि दुनिया से तुम पहले जाओगे और मैं बाद में जाऊँगा। मगर क्या हुआ, वो खुद ही आगे चले गए। ठीक है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। यानी मुंह में राम बगल में छुरी, बच्चों कि मुंह पर तो आपकी तारीफ करेंगे, बड़ी भलाई की बात करेंगे, मगर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपका अहित भी करते हैं। तो उससे जो चिंता थी वो और भी बिगड़ गई है और भी भयंकर हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल धन संपत्ति व्यय की, यानी खर्च की।
दादी माँ ने मना किया था कि ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने धन खर्च किया। वह घर की तो थी नहीं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि जो आर्थिक जो स्थिति थी घर की वो बिगड़ गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। जब सर्दियों में बच्चों पछुआ हवा चलती है ना तो बड़ी ठंडी ठंडी होती है और वो हड्डियों में चुभती सी है। तो और बुजुर्ग को तो और ज़्यादा लगेगी ठंड, है ना, उनकी हड्डियों में घुस जाती है वो। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। यानी वो स्नेह भरी आंखों में आंसू तो मैंने कभी देखे ही नहीं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली तो क्या हुआ, मतलब लेखक ने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे। आंखें खोली तो मैंने कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? यानी मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। यानी दादी माँ ने बात को टालने की कोशिश की। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, यानी वो परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी वो परेशान थे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कि पिछला ही कर्जा नहीं दे पाए हम, तो अब आगे की ज़रूरत के लिए कोई दे ही नहीं रहा। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही, यानी मेरे रहते तुम चिंता ना करो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी क्यों पहनाया था? कि जब कभी कोई परेशानी वाली स्थिति आए तब ये काम आ सके। और बच्चों, ये जेवर गहने सिर्फ सजने सजाने के लिए शादी ब्याह में नहीं दिए जाते। ये कठिन परिस्थितियों में काम आए ऐसी एक संपत्ति के रूप में भी दिए जाते हैं। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। भाई, उनका मन तो भारी हो ही रहा था कि वंश की निशानी, और इसे आज मुझे ऐसे निकालना पड़ रहा है। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ये उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात बताई है कि पुराने लोग किसी ना किसी रूप में, चाहे वो कंजूसी करते हैं, बच्चे लोग दादी नानी या दादाजी वगैरह की जो कम खर्च करने वाली आदत है उसको कंजूसी समझा करते हैं, मगर बच्चों वो सब चीज़ समझते हैं कि कहाँ पर कितने में काम चल जाता है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में थोड़ी जमा पूंजी भी होनी चाहिए, ऐसा वे जानते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, कि ऐसी देवी जो कि किसी भी मुसीबत में, मतलब हमारे ऊपर अगर शाप हो तो उसको भ्रष्ट करने वाली देवी लगती हैं। उस समय तो वो ऐसी ही लगी हमें कि मुश्किल में देखो किस तरह से वो सामने आकर उन मुश्किल से हमारे पिताजी को निकाल दिया। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मतलब अब आप समझिए, पत्र उनके हाथ में है। तो ये कैसे है, ये आगे की पंक्तियों में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, यानी लिखे हुए अक्षर चींटी की तरह से लग रहे हैं और वो धूमिल हो रहे हैं क्योंकि आंखों से मतलब चींटी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। धुंधलापन आ रहा है आंखों में। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आंखों में आंसू भरे होंगे। आंखों पर विश्वास नहीं होता। जब कोई अनचाही चीज़ हो रही है तो बेटा आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक को भी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, भला क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब यानी कि यहाँ पर जो उनके हाथ में पत्र है वो किशन भैया का पत्र है, जिसमें उन्होंने दादी माँ के अब ना रहने का समाचार भेजा है।
और इस पत्र को पढ़ते पढ़ते ही लेखक को अपनी दादी माँ की सारी बातें याद आई थी जो उन्होंने इस पाठ में व्यक्त की हैं। तो बच्चों, पाठ हमारा पूरा होता है। पाठ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगली वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।